सो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। देखो गाइस एक चीज क्लियर कट बताना चाहता हूं, मैंने बोला कि फिजिक्स ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट क्यों जाता है, क्योंकि वो सही तरीका अपनाते नहीं। अगर आप ये पीवाईक्यू करने जा रहे हो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियो देखने चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बनाया। और कॉन्सेप्ट वीडियो कौन से देखने चाहिए, वो सीईटी से कनेक्टेड होना चाहिए। देखो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने एक एक फॉर्मूले के कितने सब फॉर्मूले हो सकते हैं, कैसे हमें स्प्लिट करना है, सब कुछ मैंने बताया था इस चैप्टर का। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, फटाफट फटाफट जाके देखो। फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने इसी चैनल पे आ रहा है, बट जो हमारा मैथ है वो राहुल सर का एमएससी का जो लेक्चर है वो गिरी ट्यूटोरियल पे आ रहा है। तो भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट फटाफट जाके गिरी ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करो और यहाँ भी अपना प्यार बरसा सकते हो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा। देखो गाइस ये जो मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इस पहले क्वेश्चन में मैं आपको एक मतलब मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। मैं प्रॉमिस ये चाहता हूं कि जहां मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करना, फटाक से ये क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज कर रहा है और एक बार खुद से ट्राई करना। मैं तो ये सॉल्व करके देने वाला हूं, बट ये सही तरीका नहीं है गाइस। अगर आप मेरे सॉल्व करने के बाद चीजों को समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं सीटी में फंसने वाले हो। समझ में आ रहा है? देखो मैं सॉल्व करवाऊंगा तो 101% आपको समझेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझेगा। बट मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन के लिए, बाकी के लिए तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। बट ये क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, जहां मैं बोलूंगा पॉज करने के बाद आपको ट्राई करना है और पूरी ईमानदारी के साथ आपको तुरंत कमेंट में लिख देना है कि सर मेरा आंसर सही आया था कि गलत आया था। जो सही होगा वो लिख देना, अपन देख लेंगे। वैसे तो मैं आंसर बताऊंगा बट जो सही होगा सच के साथ, क्योंकि देखो आप भाई सीईटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक सही तरीके को भी आपको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने 4 एमसीक्यू करवा दिया, 5 एमसीक्यू करवा दिया, पीवाईक्यू करवा दिया, इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जब आप खुद से ट्राई कर पा रहे, खुद से सोच पा रहे, खुद से समझ पा रहे हो तो क्या करोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो यही मुझे आपके अंदर चेंज करना है, यही मुझे चेंज करना है। ये बात मैंने बोला कि हम हमेशा लॉयल्टी की बातें करते हैं और हमेशा सच्चाई पे चलते हैं। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई। तो चलो मैं जब पॉज करने को बोलूंगा तो उस समय कर देना। देखो इस क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ अपने को रीड करना है। रेज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू सर्कुलर डिस्क। मतलब कहने का मतलब दो का रेडियस ऑफ गायरेशन है, ऊपर है हमारा रिंग और नीचे हमारा सर्कुलर डिस्क, लिख दिया। इसके बाद गाइस आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ सेम रेडियाई एंड मास। मतलब दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस और मास सेम है। तो मैं क्या करता हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए, आपके मुंह पे हर फॉर्मूले होने चाहिए। आई अपॉन एम के इक्वल टू आई अपॉन एम, ये फॉर्मूला होता है। मैं बार बार बताऊंगा नहीं गाइस, आपको याद होना चाहिए आई अपॉन एम। वैसे तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, अब यहां भी मैं लिख देता हूं। अब ये भी रेडियस ऑफ गायरेशन है, बट ये किसका है, सर्कुलर डिस्क का। अब मैं ऊपर वाले को 1 1 दे देता हूं, नीचे वाले को 2 2 दे देता हूं। बट गाइस यहां एक चीज लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम रेडियाई एंड मास। दोनों का मास और रेडियस सेम है। तो रेडियस तो अभी आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट मास दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो दोनों का मास सेम है तो दोनों क्या हो गया, कैंसल। अब क्या बचा, यहां मैंने 2 लिखा हुआ है, ये 1 K1 अपॉन K2। ओके, ऊपर क्या बचा हमारा I1 और नीचे बचा हमारा I2। अब गाइस देखो ये I क्या है, ये है I, मतलब आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऊपर वाला किसका था, रिंग का था, और नीचे वाला किसका, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सर्कुलर डिस्क का। बट गाइस आगे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम रेडियाई एंड मास अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इज। मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने एक शीट बोला था कि वो शीट को आपको लर्न करना है कि परपेंडिकुलर पे क्या होगा, पैरेलल पे क्या होगा, अगर सेंटर से पास हो रहा है, वो पूरा का पूरा लर्न करना है, पूरा का पूरा। अब वीडियो को क्या करना है, यहां पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको जाके सबसे पहले रिंग का ये एक एंड पे से, मतलब ये जो हमारा रिंग है इसके टेंजेंट पे से ये जो एक्सिस पास हो रहा है उस टाइम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। फिर एक और आपको देखना है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, नहीं याद है तो एक बार जाके देख लो जो पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है। दूसरा हमें ये दिया कि डिस्क डिस्क के टेंजेंट पे से जब ये एक्सिस पास हो रहा है, रिंग आप सभी को पता है, इसको रिंग बोलते हैं जो हम अपने हाथों में पहन सकते हैं, और डिस्क पूरी तरह से बंद होता है। तो इसके टेंजेंट पे से जो एक्सिस पास हो रहा है इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये दोनों मैंने लिखवाया हुआ है। ओके, टेंजेंट पे से ध्यान से देखो, टेंजेंशियल एक्सिस
ओके, टेंजेंट पे से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होगा और डिस्क का कितना होगा, ये याद होना चाहिए। और इस चैप्टर में भाई सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा जरूरी है, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ज्यादा जरूरी। इतना हमारे 12th में नहीं था बट ये बोर्ड में, ये हमारे सीईटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब पॉज कर दिया आपने, अब चलो फटाक से आंसर मुझे बता दो। अब तक आपने पॉज करके आंसर आप वापस आ गए हो, मैं तो नहीं रुक सकता। अब देखो, आपने जहां देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, 2mr² होता है, जो टेंजेंट पे से पास हो रहा था। ओके, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क 3/2mr² होता है। ओके, ये हमारा रिंग, ये हमारा डिस्क। अब मैं यहां भर देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता है ओनली 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको सब याद है तो। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा I1 कितना है, मतलब I1 किसको हमने लिया, रिंग को लिया हुआ है, तो ये है 2mr², इसको 1 1 1 1 ले लेता हूं मैं। देन इसका I2 किसको लिया था, हमने डिस्क को लिया था, 3/2 कितना है, हम 2r²। बट गाइस अभी हमने देखा कि दोनों रिंग और डिस्क का मास क्या है, सेम है। मास अगर सेम है तो दोनों कैंसिल, ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। और रेडियाई भी सेम है, देखो रेडियस और मास दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अगर आप देखोगे तो ऊपर बचा ये 4 ऊपर चला जाएगा। ओके, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और नीचे बचेगा 3। और अगर देखो 4 का स्क्वायर रूट होता है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। और ये क्या बचेगा नीचे, 2/√3, 2/√3 हो सकता है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको नीचे ले लूँ इससे आप लोग को दिखे। दिखेगा, ओके हो गया। तो आप देखो इसके अंदर ऑप्शन है क्या, 2/√3, ये देखो ये है डी, हो गया। तो भाई फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अगर आगे वाला क्वेश्चन हम रीड करते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, मैं फटाक से बताता हूं कि एक सॉलिड स्पीयर है जो एक इंक्लाइन सरफेस पे रोल्ड हो रहा है, मतलब रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब जब रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आगे अपने को क्या बोला है कि हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। मतलब कहने का मतलब, अगर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का अपने को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब गाइज आप सभी को ये चीज पता होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन सरफेस पे नीचे से रोल्ड होता है, गोल गोल घूम के गिरता है, देखो जब गोल गोल घूम के गिरता है तो वो आगे भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी यूज होता है जिसको हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और साथ में आगे आगे बढ़ने के साथ, जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं, ये देखो आगे, अगर मैं ऐसा दिखाऊं, ये देखो ये आगे भी बढ़ रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, और साथ में गोल गोल घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, गोल गोल घूम भी रहा है। तो आगे जो बढ़ रहा है तो इसके अंदर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, जो गोल गोल घूम रहा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों एनर्जी को प्लस करेंगे तो उसको बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो निकलेगा उसी का रेशियो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके एक वैल्यू निकालते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो गाइस यहां लिखता हूं मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप सभी को देखो, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2mv², यही होता है ना, 1/2mv²। पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या हो जाएगा, m को रिप्लेस करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v ये लीनियर वेलोसिटी है बट यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ω² हो जाएगा। बस इतना सही काम है गाइस। अब यहाँ ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कौन सी बॉडी है, सॉलिड स्पीयर है ना, तो सॉलिड स्पीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है, 2/5mr²। याद रखो गाइस, इसलिए बोल रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफरेंट बॉडीज का दिया वो याद करना बहुत जरूरी है, 2/5mr² इंटू ω²। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, ये दिख रहा है कलर, हाँ दिख रहा है, देखो 2 यहां से कैंसिल, 1/5 बचा यहाँ। अब देखो m r² ω², देखो हमने ऐसा पढ़ा था ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूले सब याद रहना चाहिए, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो देखो यहाँ आर ओमेगा दिया हुआ है, आर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है v, और ये स्क्वायर, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपनी क्या आ गई, पहला ये देखो 1/5mv²।
देखो गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये कोई क्वेश्चन मैंने अपने से उठा के लाया नहीं हूँ, समझ में, मैं अपने से कोई उठा के नहीं लाया, ये सब पीवाईक्यू आया हुआ है। बट सॉल्व करते करते ना आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है, नहीं तो भाई ये बताओ रहा हूँ ये क्वेश्चन ना ज्यादा 10 से 15 सेकंड का फट 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 फट, अगर आपको आता है 10 से 15 सेकंड तो ज्यादा हो गया, बोल रहा हूँ कि कम से कम 40 से 50 सेकंड के अंदर, 40 से 50 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से। तो चलो अब दूसरा हमने देखो ये वाला पार्ट निकाल लिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट निकाल लिया, बट हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट निकालना है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब बॉडी, जब कोई बॉडी इंक्लाइन पे, इंक्लाइन सरफेस से गिर रही है, तो वहां दो एनर्जी काम करती है, एक ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशनल, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। तो यहां मैं लिखूंगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आगे ऐसे गोल गोल घूम के भी रोटेट हो रहा है। अब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मतलब वही अपना जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लीनियर वाला, 1/2 mv², ये लिख दिया, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, देखो मैंने यहां से निकाला हुआ है 1/5 mv², ये देखो। अब ये नीचे का अलग है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 को यहाँ किया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 हो जाएगा। भाई थोड़ा इसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया, फिर भी मैं बहुत ज्यादा स्लो कर रहा हूँ। 5 1 5, 2 1 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 5 2 10, और ये mv² हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये अपने को मिल गया, ये हो गया सेकंड। अब गाइस अपने को जो रेशियो फाइंड करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो चलो रेशियो फाइंड कर देते हैं। तो रेशियो किसका किसका है, सबसे ऊपर टोटल, बंद करके, टोटल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके लिख दो। अब दोनों का रेशियो देखो, ऊपर टोटल को रखना है 7/10 mv², और नीचे किसको रखना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, रोटेशनल सॉरी टोटल। इतना सब लिखना नहीं है आपको, ये सब फटाफट करना है, मुझे तो आपको समझाना है। 1/5 mv², 100 की सीधी बात, ये दोनों कैंसिल हो गए, mv², और हमारा क्या बचा, नंबर बचा है, क्या बचा है 7/10, ये दिख रहा है, 7/10 ऊपर बचा, और ये नीचे वाला जब डिवाइड में इधर आएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 5 1 5, 5 2 10, तो कितना बचा, ऊपर 7 बचा है और नीचे कितना बचा है, 2 बचा है, हो गया 7/2। तो 7/2 की तरह ये, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो फटक से। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा करते हैं हम, दिख रहा होगा ऐसे, दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। सो गाइस क्या लिखा हुआ है, 2 डिशेस हैव अ सेम मास, मतलब 2 डिश है और दोनों डिश का मास सेम है और थिकनेस भी सेम है। 2 डिश हैव अ सेम मास एंड थिकनेस, देयर मटेरियल आर डेंसिटी d1 एंड d2, उस मटेरियल की जो डेंसिटी दी हुई है d1 एंड d2 दी हुई है। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके मतलब आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस है वो सेंटर पे से पास हो रहा है डिस्क का, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होता है mr²/2, जब डिस्क के सेंटर पे से वो एक्सिस पास हो रहा है तो mr²/2 होता है, समझ में, और वो एक्सिस डिस्क के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मैंने बोला ये सब लर्न करके रखना है। और ये रोटेशनल डायनामिक के अंदर इससे रिलेटेड, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सभी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग फटाफट फटाफट देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें लिखा हुआ है 2 डिस्क हैव सेम मास एंड थिकनेस, देयर मटेरियल of density d1 and d2, the ratio of their moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane। देखो गाइस इसके अंदर जो डेंसिटी आया ना, तो अपने को देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में तो कोई डेंसिटी जैसा कुछ होता नहीं है, तो अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो डेंसिटी, अब यहाँ डेंसिटी डी लिया है तो मैं भी डी ही लूंगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें लिखा हुआ है कि दोनों डिस्क का जो डेंसिटी है वो सेम है, मतलब कहने का मतलब d1 इक्वल टू d2 सेम है, सिंपल सी बात है, दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है। अब डेंसिटी अगर सेम है, डेंसिटी दोनों का सेम है, अब यहां ध्यान दो डेंसिटी भी सेम है, और नहीं डेंसिटी सेम नहीं है, सॉरी दोनों की डेंसिटी अलग है, एक का d1 है एक का d2 है। क्या सेम है, मास सेम है, मास मतलब पहले वाले का मास और दूसरे वाले का मास दोनों का सेम है। अब मास सेम है मतलब कि हम
इस फॉर्मूले का यूज करके मास निकाल सकते हैं। मतलब ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये मैंने इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लिखा हुआ है कि दोनों डिस्क का मास सेम है, तो मास के जगह पे ये फॉर्मूले का यूज करके मैंने मास की वैल्यू रख दी, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो गाइस, अब ये वॉल्यूम है, डिस्क का वॉल्यूम किस तरह से निकाल सकते हैं, जब हम एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलता है वॉल्यूम। ये ऑलरेडी हमने अपना रेगुलर लेक्चर में भी सीखा हुआ है। देन गाइस, देन अब एरिया ऑफ डिस्क, ओके, वो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर 1 लिखा तो मैं इस पे भी 1 लिख देता हूं। ये देखो एरिया ऑफ डिस्क मतलब एरिया ऑफ सर्कल वही पाई आर स्क्वायर इंटू T1, अब D2, फिर A2 क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल वही सेम, बस यहां लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर, अब यहां सेकंड वाले का मैंने 2 ले लिया इंटू T2। अब देखो गाइस, जो जो चीजें सेम है वो सभी कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो सीटी एग्जाम में आता है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। राहुल सर एक मिनट देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं जो बच्चे कुछ भी ऐसे उठा के नहीं, पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये चीजें करवा रहे हैं हम लोग। लाइक कर दो यार वीडियो को फिर। आप देखो गाइस, पाए पाए दोनों साइड से कैंसल। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखे, उनको पता चलेगा। इवन गाइस क्या लिखा हुआ है, सेम मास और थिकनेस भी सेम है, थिकनेस को हमने T1 लिया हुआ है, ओके, तो यहाँ थिकनेस T1 कैंसल। और कुछ सेम है क्या, नहीं कुछ सेम नहीं है। अब देखो यहाँ, अब मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 को एक जगह ले लेता हूँ और दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, और यहाँ D2 है, दोनों डेंसिटी को एक साइड ले लेता हूँ D2, और ये इस साइड आएगा तो D1 हो जाएगा। ये देखो, बट सर अपने को तो क्या निकालना था, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था ना दोनों डिस्क का। सर तो आपने क्या निकाला है, अरे रुके रहो ना यार, निकालता हूं सबसे फिर। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, I1/I2 यही होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, mr²/2 यही होता है, और नीचे भी mr²/2। ये सब आप बहुत फटाफट कर सकते हो, बस थोड़ा आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो दोनों का मास सेम था तो मास कैंसिल हो गया, साथ में ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को मैंने 1 दिया था और नीचे वाले को मैंने 2 दिया था, तो मैं वैसा ही लिख देता हूँ I1/I2 इक्वल टू R1² अब अगर आप देखोगे R1² क्योंकि ये पूरे इसमें R1 R2 के फॉर्म में थोड़ी दिया हुआ है, इसमें डेंसिटी के फॉर्म में आपने को ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर R1² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये D2/D1 रख सकता हूँ। तो देखो D2/D1 कहाँ दिया हुआ है, D2/D1 ये दिया, तो ये हो गया हमारा B। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जो चीजें मैंने बताई उसको फॉलो करो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है देखो गाइस, सिंपल सी बात है, आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन K ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ मास M एंड रेडियस R अबाउट एन एक्सिस XY इज इक्वल टू R। अगर मैं पूरे इसमें चीजें बताऊं तो आपको ये समझने वाली चीज है, द रेडियस ऑफ गायरेशन K ऑफ हॉलो स्फीयर वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। मतलब कहने का मतलब, अब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, I इक्वल टू M² होता है, ओके, जैसे आपको याद है ना भाई, K इक्वल टू √I/M होता है, तो स्क्वायर रूट इस साइड गया तो K² हो गया, ये M आया तो इक्वल टू I इक्वल टू M²। अब तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ना, तो ये होता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मैं कैसे रख सकता हूँ पता है, ये देखो K के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, K के जगह पे M, K के जगह पे मैं R² रख सकता हूँ, ओके, तो ये समझ में आया। ये मैं K देखो लिखा, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू R, तो K के जगह मैंने क्या रख दिया, R² रख दिया। अब अपने को क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज H, द वैल्यू ऑफ H इज, अपने को इसमें से वैल्यू ऑफ H फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, मान लो एक होलो स्फीयर दिया हुआ है, ये हमारा सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है, ओके, दूसरा एक और एक्सिस पास हो रहा है, ओके, उससे इसका डिस्टेंस कितना है, H है, और ये मुझे ये H फाइंड करना है, मुझे ये वाला क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, और इस एक्सिस का नाम XY दिया हुआ है। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये हमारा सेंटर वाला एक्सिस और एक और एक्सिस है जिससे डिस्टेंस कितना H है, तो मुझे ये H की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो गाइज ये दिखाई देगा दोनों एक दूसरे के कैसे पैरेलल है ना, पैरेलल है, क्या है पैरेलल। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था आपको याद होगा, सेंटर से पास होने वाला, और हमारा था ये हमारा mh²। ओके, अब देखो गाइस यही था हमारा फॉर्मूला पैरेलल वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई भी एक्सिस सेंटर पे से पास हो रही है हॉलो स्फीयर का, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था 2/3 mr², यही था प्लस। ओके, अब ये देखो क्या था डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, इसका स्क्वायर, तो हमने ये h लिखा हुआ है यहाँ, ये लिखा है। अब बस हमें सॉल्व करना है डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, ये इस साइड आ जाएगा mr², ये इस साइड आया तो 2/3 mr² इक्वल टू mh²। अब देखो गाइस बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1/3 mr² इक्वल टू mh²। अब दोनों साइड से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या करूंगा, ये देखो क्या बचा है 1/3 r² इक्वल h²। अब मैं क्या करूंगा दोनों साइड से, अगर मैं ये स्क्वायर मुझे निकालना है टेकिंग स्क्वायर रूट, अब मैं निकाल रहा हूं, निकालने के बाद मेरा ये फाइनल आंसर क्या आएगा h इक्वल टू r, ये स्क्वायर तो निकल गया बट जहां स्क्वायर नहीं है वहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा r/√3। तो ये कौन सा आंसर है देखो r/√3 है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इतना बड़ा दिया हुआ है बट चीजें बहुत आसान होती, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा मैं बताता हूं कि एक रेलवे ट्रैक को बैंक किया गया है, इनर के कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा उठाया गया है, और कि आउटर रेल को कितने हाइट से उठाया हुआ है h से। तो इनर के कंपैरिजन में जो आउटर वाले पार्ट को उठाया हुआ है, बैंक किया हुआ है h हाइट से बैंक किया गया है। तो और ये दोनों इनर और आउटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको d लिया गया है, और अपने को क्या पूछा हुआ है देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैक इज, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर r अपने को फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये इनर है ये आउटर है, आउटर वाला पार्ट h हाइट से राइज किया गया, उठाया गया है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है, जिसको आपको पता है ये है हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग वाला इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, और एंगल ऑफ बैंकिंग वाला फॉर्मूला क्या था आप सभी को पता होगा, tan थीटा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ tan थीटा अप्लाई करूं तो tan थीटा अगर tan का फॉर्मूला क्या था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या h, एडजेसेंट क्या है d, और tan थीटा याद होगा। ओके, tan थीटा का फॉर्मूला याद होगा जो हमने एंगल ऑफ बैंकिंग में पढ़ा था, v² अपॉन rg इक्वल टू h अपॉन d। अरे मेरे दोस्त अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को r की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बस अब उल्टा सुल्टा करो आपका आ जाएगा। उल्टा सुल्टा करो मतलब ये देखो, अगर मैं g को ऊपर लेके जाऊं और v को नीचे लेके आऊं, तो नहीं r ऊपर लेके जाओ और इसको इस साइड लेके आओ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मुझे r फाइंड करना है ना। क्या फाइंड कर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब r फाइंड करना है। तो कैसे r फाइंड करूंगा, चलो ये r मुझे फाइंड करना, तो r को ऊपर लेके चला गया मैं, और ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो v²। ओके, v² के साथ ये d आ जाएगा, और ये h नीचे आ जाएगा, h किसके साथ आएगा g के साथ। तो देखो d v² कहीं दिया हुआ है क्या, सब में 2 दिया हुआ है, d v² और h g मतलब a, ये वाला हमारे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी। अगर आप इसको समझ लोगे तो फटाक से काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है पर आंसर में कोई दम नहीं है भाई। 2 पार्टिकल हैविंग मास m एंड m, मतलब 2 पार्टिकल का मास दिया, एक का कैपिटल M दिया, एक का स्मॉल m दिया हुआ है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस कैपिटल एंड स्मॉल r रिस्पेक्टिवली। द टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल इज सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल टू द सेकंड पार्टिकल विल बी। भाई देखो इसी से टाइम पीरियड सेम आ गया ना, तो इसी से अपने को समझ जाना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये बताया था मैंने। अब सिंपल सी बात है, अपने को ये थोड़ी फाइंड करना है, अपने को किसका रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी की तरह चेंज कर दो, 2 पाई अपॉन टी कर दिया। अब मैं फॉर्मूला दोनों पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो फाइंड कर रहा है, तो पहले वाले को ओमेगा 1 ले लेते हैं, दूसरे वाले को ओमेगा 2 ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई
अपॉन T1। वैसे T1 तो बोल के कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों ही कैंसिल होने वाले, फिर भी ओमेगा 2 का भी सेम, 2 पाई, 2 तो सेम रहता है, पाई भी सेम रहता है, तो यहाँ 1 2 लिखने मत बैठ जाना, और ये T2। और वैसे आपको बताऊं, देखो गाइस ये भी नंबर सेम है, ये भी कैंसिल, T1 एंड T2 भी कैंसिल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, देखो लिखा है द टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल इज सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब सब कैंसिल हो गया। ऊपर भी 1 बचा है, ऊपर भी मेरे दोस्त 1 बचा है, और नीचे भी 1 बचा है, 1/1, मतलब 1:1, 1:1, ये हो गया हमारा ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमाया जिसको अपने को समझना है। इसके अंदर गाइस 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन अगर हम रीड करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर प्लेट, प्लेट मतलब वही डिस्क, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट ऑफ प्लेट इन इट्स प्लेन। जो मैंने आप लोगों को शीट दिया था, उस शीट पे मैंने बताया था कि डिस्क के अगर टेंजेंट पे से, अगर डिस्क ये हमारा दिया हुआ है उसके टेंजेंट पे से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है मेरे दोस्त, आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 5/4 mr², ये होता है। ये अपने को पहला कंडीशन दिया हुआ है। एंड दूसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सर्कुलर प्लेट, मतलब वही सेम प्लेट का, प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सिंपल सी बात है भाई, अब जो एक्सिस है वो सेंटर पे से पास हो रहा है, अगर सेंटर पे से पास हो रहा है उस कंडीशन के अंदर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तो हमने बहुत बार देखा है, mr²/2। अब मुझे इसी को बैलेंस करके ना ये इसके अंदर के हमारे ऑप्शन को बनाना है। कैसे, सबसे पहला वाला कंडीशन मैं उठाता हूं, देखो इसके अंदर कहीं भी ना r दिखाई नहीं दे रहा है ना m दिखाई दे रहा है, यही दोनों कंडीशन को देख के ये हमारे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को निकालना है। देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, देखो मैडम आप भी देख लो फटाक से, 5/4 mr², ये आ गया। अब मुझे इसमें से कोई ऑप्शन निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, पहले ये वाले कंडीशन को चेंज करता हूं। अब ये पहला कंडीशन जब चेंज करूंगा तो कुछ नहीं समझेगा, पर जब दूसरे कंडीशन में पुट करूंगा ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सर ने ऐसा क्यों किया था। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये वाला, ये जो इधर वाला नंबर है इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में चला जाता है, ये मैथ का रूल होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये इक्वल की साइड आएगा तो 4 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, और ये आई, और इक्वल टू क्या बचा, mr²। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने ये क्यों निकाला है, mr² क्यों निकाला। भाई रुके रहो, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा भी एक फॉर्मूला है ना अपने पास, क्या फॉर्मूला, I = mr², ये जब एक्सिस सेंटर पे से पास हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। अब देखो अपने पास mr² का कहीं तो हमने कुछ निकाला है, कहीं तो कुछ निकाला है, क्या निकाला है, ये देखो 4/5 I, तो 4/5 बस यहां पुट करना है, देखो आपको निकल जाएगा। देखो I = mr² की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 I/2। ओके, अब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 2, 2 2 4, ओके 2 1 2, 2 2 4, कितना हो गया हमारा, ध्यान देना एकदम अच्छे से, कितना हो गया 2/5 I। तो इसके अंदर डू नॉट 2/5 I कहीं दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, ये I अच्छे से बना लो भाई, 2/5 I दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो 2I और 5, तो हमारा आंसर सही है 2I/5। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बट उसके अंदर कुछ दम नहीं रहता, हमें जो ऑप्शन दिया रहता है ऑप्शन को देख के भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन जो था वो कहां से पास हो रहा था, जो टेंजेंट पे से पास हो रहा था एक्सिस, एंड दूसरा था जो सेंटर पे से पास हो रहा था। तो हमने जब देखा कि दोनों को हमें बैलेंस करके ये ऑप्शन में से हमें चूज करना है, इतनी चीजों को एनालाइज करना है, ऐसे सीटी में क्वेश्चंस आते गाइस। इसीलिए आप लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है, बट हमें क्लिक करना, सभी फॉर्मूले को तुरंत समझना, पुट करना, ये फटाफट आना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है ना, दिमाग पूरा घूम जाएगा, बट गाइस मैं चाहूं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ करवा दूं, बट भाई मजा नहीं आएगा। अगर आपको सीटी का एग्जाम देना है तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप की प्रैक्टिस करो, इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट फटाफट रख दो। स्क्वायर फ्रेम ABCD इज फॉर्म्ड बाय 4 आइडेंटिकल रॉड each of mass m and length l। अच्छा लेंथ l दिया हुआ है। This frame is an XY plane such that side AB coincide with x axis and side AD along y axis। The moment of inertia of frame about x axis। इसको ध्यान से सुनना,
एक हमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर फ्रेम बनाना है ABCD से। अब ये तो अपने को समझ गया कि स्क्वायर फ्रेम बनाना है जिसका नाम ABCD होगा, बट A कहां रखेंगे, B कहां रखेंगे, C कहां रखेंगे, D कहां रखेंगे, वो आगे दिया हुआ है। तो AB कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, आप सभी को पता है, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहां ध्यान दोगे AB पे कौन है, AB कहां है, एक्स एक्सिस पे, तो मैं AB वाला रॉड एक्स एक्सिस पे रख देता हूं। चलो हमने रख दिया। अब इसके बाद आगे क्या लिया हुआ है, साइड AD अलोंग विथ वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे हमारा कौन सा रहेगा, कौन सा रॉड रहेगा, AD हो गया। अब गाइस स्क्वायर फ्रेम बनाना है तो सिंपल सी बात है, आगे अपने को समझ में आ जाएगा कि आगे क्या बनेगा, क्योंकि स्क्वायर फ्रेम बनाना 4 आइडेंटिकल रॉड बनाना था, 2 ऑलरेडी हमें बताया था और 2 तो हम खुद से बना लेंगे। तो ये बन गया AB, यहाँ क्या हो जाएगा C। तो स्क्वायर फ्रेम पूरा बन गया, और पूरे का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट AB ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता है, पर एक चीज याद रखो कि अगर रॉड है, रॉड के एक एंड पे से आके सेंटर पे से पास होता है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बट अगर एंड पे से अगर एक्सिस पास हो रहा है, एंड पे से अगर एक्सिस पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? अगर मैंने ये सभी को बोला है याद करेंगे, रॉड के अगर सेंटर पे से पास हो रहा है या एंड पे से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। चलो मैं बता देता हूं, यहां लेंथ L लिया था, ml²/3 ये होता है। ओके, तो देखो ये हमारा रॉड, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, अगर मैं इसको अगर मैं ऐसा रखूं, तो इस ये क्या होगा, उसके लिए एक एक्सिस हो जाएगा। तो एंड पे से एक्सिस पास हो रहा है, एंड पे से इस पे भी एंड पे से एक्सिस पार हो रहा है, और इस पे भी इसके एक एंड पे, इसके सेंटर पे से एक्सिस पास नहीं हो रहा है, ये दोनों रॉड के सेंटर पे से नहीं पास हो रहा है, एक एंड पे से एक्सिस पास हो रहा है, जो लास्ट एंड है उस पे से ये एक्सिस पास हो रहा है। इसीलिए ये इसके लिए और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/3, ये वाले पार्ट के लिए और ये वाले पार्ट के लिए। ओके, अब इसका तो 0 हो गया, इसका हमने देख लिया कि क्या रहेगा, ml²/3, ये भी ml²/3, क्योंकि ये वाला जो रॉड है, ये रॉड के एक एंड पे से जो पास हुआ है, ये एक्सिस एंड पे से पास हुआ है, इसलिए इसके यहाँ फॉर्मूला ml²/3 लेंगे, इसके लिए भी ml²/3 लेंगे। अब ये वाला अगर आप देखते हो, तो ये वाले रॉड पे से ये वाले एक्सिस का डिस्टेंस कितना है। ओके, ये वाले रॉड पे से ये जो हमारा एक्सिस दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस L डिस्टेंस है, तो इसीलिए हमारा जो CD है उसका क्या हो जाएगा, ml²। ओके, ये लेंथ है। ओके, तो ये वाले रॉड के लिए कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, तो उसका क्या हो जाएगा, ml²। क्लियर? तो अगर मैं टोटल करूं, अगर मैं पूरे का पूरा प्लस करूं, प्लस करता हूं, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला वाला 0, दूसरा वाला ये दोनों का, इसलिए 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका और इसका, ml²/3 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा ml²। ओके, अब अगर मैं इसको करता हूं प्लस, तो ये देखो, ये तो 0 हो गया, थ्री, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5। ओके, 3 + 2 5, 5/3 ml² हो गया। और ये कहाँ दिया हुआ है, 5/3 ml², ये देखो। क्लियर? तो एकदम सिंपल सा है भाई, कुछ भी जैसा डिफिकल्ट सा कुछ भी नहीं है। क्लियर? समझा? समझा? ये मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा डिफिकल्ट सा, एकदम सिंपल सा दिया हुआ है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ, द पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम L, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप m⍵²r, वही है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वही वाला है। मैंने अपने अंदर जो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो दिया हुआ है उसके अंदर मैंने करवाया है कि कब हमें ओमेगा लिखना है, कब हमें m लिखना है, कब हमें mv² वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाला mv²/r। यही बस यहाँ ओमेगा की जगह r ओमेगा रख दिया मैंने, ओमेगा को रिप्लेस करके r ओमेगा लिख दिया और उसी से ये फॉर्मूला बन गया। तो चकराना नहीं है कि ये सर ये कहां से आ गया, क्यों लिखा है उसका मतलब बताऊंगा अभी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब आगे अपने को और कुछ दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड भी हमें कुछ लिख देता हूं जिससे अपने को समझेगा।
आप देखोगे इस एंगुलर मोमेंट, आप इसी से तो देखो ऐसे ही चीजों को समझना है फटाफट फटाफट, तो आप फटाफट क्लिक करोगे। एंगुलर मोमेंटम का भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मेन अपने को ये फोर्स फाइंड करना है। फोर्स में ये ओमेगा दिया हुआ है और हमें ये भी दिया था, मतलब ये हमें इसलिए दिया हुआ है, आप तुरंत क्लिक कर लोगे कि इसमें हमें ये ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमें मेन सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड करना है, उसके अंदर हमें ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हमें वो दिया हुआ है उसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू एल अपॉन आई। ओके, सिंपल सा। अब यहां मैं लिखता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एम, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है, एल अपॉन आई, एल अपॉन आई। चलो एल अपॉन आई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एल अपॉन आई स्क्वायर हो गया इनटू आर। अब और थोड़ा ध्यान दोगे तो गाइस, क्योंकि अभी इसके जैसा तो कुछ दिया नहीं है, एम आर दिया हुआ है, अपने को ऑप्शन को भी देख के काम करना है। आई आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर होता है ना, यही होता है ना एम आर। तो ये स्क्वायर है इसलिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर इनटू आर। क्लियर। हाँ एक चीज और, हाँ पहले मैं इसको ऐसे नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो गाइस अच्छे से, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा पुट नहीं करता हूँ ऐसा, क्योंकि इसके अंदर एम आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ एम। अब ओमेगा की वैल्यू क्या दी है, ओमेगा की वैल्यू दी है एल अपॉन आई। ओके, हो गया। अब गाइस मैं क्या करता हूं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है, एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, तो ये स्क्वायर आर। अब मैं क्या करूंगा, अंदर ब्रैकेट ओपन करता हूं, एल का एल स्क्वायर हो जाएगा, एम का एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये देखो आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, टू टू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है ना, तो आर रेस टू 4 हो जाएगा। समझ में, इसीलिए मैंने इसको फिर से लिखा इंटू आर। आप देखो सिंपल सी बात, कट शट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले बोल रहे ये स्क्वायर है इसलिए ये एम स्क्वायर हो गया, और ये आर रेस टू 2 है। इंडाइसिस का रूल आपने बहुत पहले पढ़ा 7th स्टैंडर्ड में, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो ये देखो, यहां से एक एम कैंसिल हो गया, यहां से एक आर कैंसिल हो गया, तो अपने पास ऑलरेडी क्या बचा है, देखो पहला यहां क्या बचा है, ऊपर बस एल ऊपर बचा है एल स्क्वायर, नीचे क्या बचा है, नीचे एक एम बचा हुआ है और आर एस टू 3 बचा हुआ है, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा हुआ है। देखो ऐसा कुछ है क्या, एल स्क्वायर है एम आर क्यूब, एल स्क्वायर, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, हाँ एल स्क्वायर है एम आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ, एम स्क्वायर एम, चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन अपना दिया नहीं है, एल स्क्वायर एम आर क्यूब। एल स्क्वायर एम आर क्यूब। आंसर एल स्क्वायर एम आर क्यूब। ओह, अपना आंसर सही है, यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। एक्चुअल इसमें से ऑप्शन खोई तो ऑप्शन यही यही होना चाहिए, आंसर यही दिया हुआ है, यही अपना सही है, एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। ओके, ऑप्शन उन्होंने टाइपिंग करते समय कहीं गड़बड़ कर दिया था मेरे ख्याल से, ये ऑप्शन है यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ टाइप करते समय इन्होंने ये कर दिया। ओके, तो चलो बढ़ते हैं, क्योंकि आपने आपको वही मैं सोच रहा था यार ऐसे कैसे, सब तो सही लिखा हुआ है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट। तो अगला क्वेश्चन गाइस क्या दिया हुआ अपने को, अ पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन in a circular path. At what time the magnitude of centripetal acceleration is half the tangential acceleration? तो गाइस अपने को at what time that magnitude of centripetal acceleration is half the tangential acceleration. मैंने बोला ना, ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना, ये वाली चीजों को पहले पकड़ो, the magnitude of centripetal acceleration. अब centripetal acceleration is मतलब इक्वल हाफ, हाफ मतलब 1/2 हाफ ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, ये मैंने टी लिख दिया। अब ये दोनों का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में दिया था कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, टेंजेंशियल क्या होता है, दोनों मैंने बताया था, अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा,
जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर के टूवर्ड होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। और टेंजेंशियल आप सभी को पता है ए इक्वल टू आर अल्फा, ओके। मैं यहां फिर से क्यों लिख रहा हूं यार, यही लिख देता हूं आर अल्फा। अब गाइस दोनों साइड से ये आर आर क्या हो जाएगा, कैंसल, ये गयो ये गयो। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि सर अपने को इधर टाइम निकालना है, अपने को तो इधर एट व्हाट टाइम लिखा हो ना, टाइम लिखा नहीं यार, टाइम तो कोई दिख नहीं रहा है। अरे रुके रहो ना यार, ओमेगा अपने को एक्सेलरेशन का ये याद होना चाहिए, ओमेगा अपॉन टी ये भी होता है। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूले को चेंज करना है, क्योंकि मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो मैं टी को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा टी इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह मैं क्या रख दूंगा, अल्फा टी, क्योंकि देखो दोस्तों अपने को टी चाहिए, नहीं तो टी अपने को टी निकालना ना, टी है ही नहीं तो भाई क्या निकालेंगे। तो इसलिए मैंने ओमेगा के फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला है, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। ये वाला फॉर्मूला पुट किया और यहां में ओमेगा की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने टी को यहां मल्टीप्लाई किया। अब ये ओमेगा की जगह क्या आ गया, अल्फा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अल्फा। अगर मैं थोड़ा और इसको अच्छे से करूं, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अल्फा। अब गाइस क्या हो जाएगा, दोनों साइड से ये गए ये कट, ये बचा अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब गाइस अगर ध्यान दोगे, अपने को टी निकालना है ना, अब तो भाई अपने हर दोस्त कर लेंगे, क्या टेंशन है। चलो ये क्वेश्चन दे दूं क्या, नहीं रहने दो। टी स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा, 1/2 यहाँ था, अल्फा नीचे आ जाएगा क्योंकि अपने को तो टी निकालना है। अब स्क्वायर इक्वल की साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 और ये पूरे स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो अपने को टाइम मिल गया। देखो ये कहाँ दिया हुआ है, टी इक्वल टू 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा, ये है 1/2 अल्फा, ओके। तो ये अपने को दिया, कभी कभी ये लोग ऑप्शन गलत कर देते हैं ना, अपने को मेन अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। तो भाई यहाँ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टाइप के क्वेश्चंस पूरे के पूरे करवा दिए, और मैं चाहूंगा जितना प्रैक्टिस कर सकते हो भाई नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोगों का और सपोर्ट रहा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को भेजूंगा भी, जिससे और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।